जय हिंद साथियों, ये जो है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भाग 2 हम लोग देख रहे हैं, यानी कि डे 2 सेकेंड डे आपका चल रहा है। इसके पहले एक वीडियो आपका 20 क्वेश्चन का जा चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन उसमें रखा गया था। ऐसे ही उसी श्रृंखला का दूसरा भाग आपके सामने ये है सॉरी, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी का 2023 एग्जाम जो हुआ था 2023 में एसएससी जीडी का जनवरी में, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम इसमें रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। कह रहा है कि रमेश को 800 रुपये अंकित कीमत, अब एक बात बोला गया कि 800 रुपये अंकित कीमत वाली वस्तु पर वाली एक पुस्तक पर 2 ऑफर मिल रहे थे। तो कितने ऑफर थे? 2 ऑफर थे। तो पहला ऑफर क्या था? कह रहा है वह या तो 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट ले सकता है। मतलब ये हुआ, ये जो पहला ऑफर था उसमें था कि 20% का 2 डिस्काउंट, 20% का क्रमिक डिस्काउंट। और सेकेंड ऑफर क्या था? सेकेंड ऑफर था 30% का 2 डिस्काउंट, 30% का और 10% का 2 क्रमिक छूट। यदि रमेश ने बेहतर ऑफर वाली योजना चुना हो, अब आपको बताना है कि बेहतर कौन सा होगा। ये भी पूछ सकता था पहले दूसरे में बेहतर कौन सा होगा। तो उसने अन्य योजना के मुकाबले कितनी अधिक यार देखिए गलत हो गया है, बचत होता है, बचत होगी, कितनी अधिक बचत होगी, ये हमारा क्वेश्चन था 2023 के एग्जाम का है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीधे सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना चाहिए आपको। हालांकि हम समझाएंगे आपको कि कैसे निकलता है। अगर डिस्काउंट निकालिएगा 20 + 20 - 20 × 20/100, आपको यही करना होता है। ये आपका डिस्काउंट यहाँ करिएगा तो 30 + 10 - 30 × 10/100। अच्छा, अगर रमेश को आप बात करेंगे एक व्यक्ति के तौर पे, तो जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए बेहतर होता है, जहाँ डिस्काउंट कम मिलेगा उसके लिए बेकार होता है। तो ये आप नंबर देखिएगा, इस नंबर को देखिएगा, इस नंबर को देखिएगा। तो 20 - 20 40, 30 - 10 40। यहाँ कितना घट रहा है? 40 घट रहा है। 20 × 20 400 होता है और 30 × 10 करेंगे 300। तो यहाँ कम घट रहा है। कम घटने का मतलब यहाँ डिस्काउंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा उसको। तो आपको अगर शॉर्टकट तरीके की बात करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करा के भी आपको सीधे सीधे अंतर ले लेना चाहिए था, अंतर। तो अभी उसका हम तरीका बताएंगे आपको। तो अगर इनका अंतर लीजिएगा, देखिए ये जी 0 0 कट जाएगा, यहाँ भी आप काटिएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे जब अंतर लीजिएगा, ये 20 - 20 40, 30 - 10 40, तो ये पार्ट कट जाएगा। और यहाँ पे आपका आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है 3। माइनस को इग्नोर करिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो अंतर कितना आया? 1% का। तो कितने का प्राइस कितना था? 800 रुपये। तो 800 रुपये का 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 रुपये। तो 8 रुपये का इसको हो जाएगा लाभ, बचत होती है 8 रुपये की। ये क्वेश्चन का उत्तर है। लेकिन अगर हम परीक्षा में बात करते हैं कि कैसे करेंगे, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए आपको। ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी थोड़ी सी। अगर याद करेंगे तो आपका जल्दी से आंसर आएगा कम समय में। देखिए जैसे इसने बोला कि 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट, 20% की 2 क्रमिक छूट, तो 20% और 20% की जो 2 क्रमिक छूट है और 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट है, इनमें बेहतर कौन सा होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो जिसका मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट जो है छोटा आएगा। जैसे 20 - 20 40, 30 - 10 40 इक्वल हो गया, तो इक्वल के केस में इनका गुणा कराइएगा, इन दोनों नंबर का गुणा कराइएगा। यहाँ आएगा 400 और यहाँ गुणा करा। अच्छा 400 में आप देख रहे हैं 2 बार परसेंटेज है, तो एक बार परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 4% आएगा। आप देखिएगा जब मल्टीप्लाई कराएगा, इनका मल्टीप्लाई कराइएगा तो 300 आएगा। तो प्रतिशत से ये कट जाएगा 2, 1% से ये बचेगा 3। तो इनका अंतर आ गया हमारा 3 और 4 का अंतर 1%। और 1% की वैल्यू हमें पता करनी कितनी होगी। तो किसका हम देख रहे हैं, जो हमारा प्राइस है MP है, वस्तु का मार्क प्राइस है, वो है 800 रुपये। तो हमको सीधे सीधे क्या करना होगा, 800 रुपये का ही ये कैलकुलेट कर लेना होगा। 800 का 1% निकालिएगा तो 800 आ जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 8 रुपया। 8 रुपये का इसमें उसको फ़ायदा होता है अगर वो बेहतर ऑप्शन चूज करेगा तब। ये क्वेश्चन था आपका। ये पहला क्वेश्चन था। तो देख रहे हैं आपका क्वेश्चन का लेवल क्या है। एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चा बहुत समय बर्बाद करेगा इस चक्कर में। लेकिन आप जल्दी से अगर करना चाहें तो बहुत आसान आपके लिए। 20 × 20 400, 4 पकड़ेंगे क्योंकि 2 0 परसेंटेज से कट जाएगा। 30 × 10 करेंगे 3 हो जाएगा। 0 डबल आपका परसेंटेज से कट जाएगा। 4 और 3 का अंतर आएगा आपका 1% का मान निकालना है, यानी कि 800 का 1%। तो सीधे सीधे हमारा जल्दी से आंसर आ जाएगा। जब इंटू करिएगा, इंटू करने के केस में आप देखेंगे, इंटू जब करिएगा तो ये 0 कट जाएगा 1% से। इंटू के करने के केस में 0 कट जाएगा परसेंटेज से, तो यही बचेगा। तो इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, इस तरह से 4%, 3% का अंतर 1%। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा सवाल आपका पूछा गया। चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा ये बताना आपको। चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा,
तो जैसे अगर हम बात करें x इज टू वाई प्रपोर्शन साइन आपका z इजकल टू a मान लेते हैं, ऐसे दिया हो, तो इसका मतलब क्या होता है, x बाई वाई इजकल टू z बाई a, यही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी आप क्वेश्चन अगर देखिएगा, चौथा इसको जो आपका ये लिखा गया है इसको चतुर्थानुपाती बोलते हैं या चौथा अनुपातिक बोलते हैं। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा और तीसरा का गुणा कराते हैं और हम पहले से भाग कराते हैं, यही करना होता। तो हमें वहाँ भी वही काम कर लेना है। तो चलिए फिर से इसको समझा देते हैं हम कि एग्जाम में कैसे करने हैं आपको। अभी तो ये समझाया जा रहा था कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। चले समझिए भाई आप लोग इस क्वेश्चन को। अगर इसने पूछा चतुर्थानुपाती क्या है, तो ये आपका जो हो गया पहला अनुपात हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए दूसरे का तीसरे का मल्टीप्लाई कराते हैं और पहले से डिवाइड कराते हैं, ये चौथा अनुपातिक आपका मिल जाता है। तो दूसरा क्या है, a प्लस बी, तीसरा क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और पहला अनुपातिक क्या है दिख रहा होगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इस ऊपर वाले पार्ट में जो चीज़ें हैं वो नीचे वाले में हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। तो नीचे सभी पदों में a क्यूब a स्क्वायर a है, तो a हम कॉमन ले लेंगे तो इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा। तो आपको सीधी सीधी से काट के a लिख देना चाहिए। तो a प्लस बी ये हो गया पहला, और दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे अगर हम इसमें से कॉमन a ले लेंगे तो बनेगा a क्यूब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ये पूरा नंबर इस नंबर से कट जाएगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा क्योंकि क्यूब में से एक निकल गया, स्क्वायर बचेगा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा, आप देखिए बचा a प्लस बी ऊपर और नीचे बचा है a। तो a प्लस बी बाई, चलिए इसको अगर डिवाइड कराएंगे तो आपको आंसर दिखेगा, a में a से भाग कराएंगे 1 हो जाएगा और b में भाग कराएंगे a से तो b बाई ए हो जाएगा। तो 1 प्लस बी बाई ए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरह से करना था। अब ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आया हुआ था, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ देंगे, लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको इन चीज़ों से बड़ी दिक्कत होती है। तो चतुर्थानुपाती जो है ये रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन आपका है, अलजेब्रा टच करके ये क्वेश्चन दे रखा है। अगला देखिए, सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। एक सबसे बड़ी संख्या है जिसके अंकों के बीच का अंतर बताना है। जो मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है, वो जो संख्या है वह 144 को 216 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो बड़ी संख्या बोल दिया ना, इसका मतलब एक ऐसी बड़ी संख्या पता करें जो 144 को भी काटे 216 को भी काटे। तो 144 का और 216 का हमें क्या करना होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर पता करिए जो दोनों को काटे हो, बड़ा से बड़ा फैक्टर हो। तो आप देखिए छोटा सा नंबर है 144 और 216 का अगर हम HCF पकड़ेंगे तो कितना आएगा, 72, 2 3 6 7 21, जी बिल्कुल 72 आपका HCF बन जाएगा, क्योंकि 72 एक ऐसा नंबर है जो 144 को भी काटेगा और 216 को भी काटे। एक तरीका तो ये हो गया कि आप अपने से आप जान जाओ, या फिर दूसरा तरीका होता है इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा, अगर आप अंतर लीजिएगा इसका अंतर आएगा 72 ही अंतर आएगा। तो 72 से ये भी डिवाइड है, 72 से ये भी डिवाइड है, तो HCF बन जाएगा 72। यहाँ क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच अंतर क्या होगा, तो 7 और 2 का अंतर कितना आएगा, ये आएगा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन था आपका, ये भी अच्छा सवाल है। अगला देखिए, कह रहा है ऐसे 45 डिब्बे हैं जिनका औसत भार 52 ग्राम है। कुछ डिब्बे नीले हैं जबकि कुछ अन्य हरे हैं। यदि 40 ग्राम के औसत भार वाले 5 डिब्बे नीले और 43 ग्राम के औसत भार वाले 8 डिब्बे हरे शामिल किए जाएं तो औसत भार क्या होगा। अब आप बताइए, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 45 डिब्बे हैं, 45 डिब्बे ये संख्या हो गया, और इनका औसत कितना दिया है, तो क्वेश्चन में कह रहा है औसत जो है वो है 52 ग्राम, 52 ग्राम, ये 52 ग्राम इनका एवरेज है। फिर क्या बोला है, कुछ
डिब्बे नीले हैं जबकि कुछ डिब्बे हरे हैं। इसी में 45 में से कुछ नीले हैं कुछ हरे हैं, वो पता नहीं करना है। फिर बोला यदि 40 ग्राम के औसत भार वाले 5 डिब्बे, अब इसमें हमें ऐड करना है। 5 डिब्बा ऐड किया गया जिसका औसत भार कितना है 40 ग्राम, 40 ग्राम। और 5 डिब्बे नीले, 5 डिब्बे और ऐड किए गए, 5 डिब्बे नीले ऐड किए गए जिनका औसत भार कितना हो गया 43 ग्राम हो गया, 43 ग्राम हो गया। तो 8 डिब्बे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ हम गलत पढ़ दिए। यदि 40 ग्राम के औसत भार वाले 5 डिब्बे, तो ये 5 डिब्बे 40 ग्राम के हो गए। और 43 ग्राम औसत भार वाले कितने डिब्बे देखिए लिखा है 8 डिब्बे, तो यहाँ हमारा 8 रहेगा, ये 8 डिब्बा रहेगा। अब हम क्वेश्चन को अगर लगाने का तरीका आसान वाला समझें तो औसत भार, अब औसत भार कितना होगा ये बताना है। तो पहली बात ये है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर हम ऑप्शन से करना सीखें, 52 ग्राम का औसत था, 45 डिब्बों का औसत भार 52 ग्राम था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 52 ग्राम का ही डिब्बा शामिल करेंगे तो औसत 52 कांस्टेंट रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन हुआ क्या, 52 की जगह पे यहाँ देखिए 40 आ गया, तो कम हुआ 8 कितने में 5, तो यानी 40 कम आया ऐसे। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ वाले में देखेंगे तो 52 से 43 का मतलब है 7 कम आया, कितने में 8, तो ये 56 कम लेके आए। तो यार अगर ये वाला भी कम लेके आया 52 से, ये वाला भी कम लेके आया 52 से, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा औसत बनेगा वो 52 से कम होगा। तो 52 से कम, 2 ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन ये कैंसिल, एक ऑप्शन ये कैंसिल, क्योंकि 52 से ज़्यादा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब 2 ऑप्शन बच गए हैं, इस ऑप्शन में से कोई एक आंसर हमारा बन सकता है। अगर हम आंसर राइट आंसर की बात करेंगे तो 52 ग्राम से हमारा घटेगा, ठीक कितना घटेगा 40 और 56, 40 56 कितना हो जाएगा 96। यहाँ 40 कम हुआ है देख रहे हैं आप, यहाँ 56 कम हुआ है, तो कुल कम कितना हुआ 96। और 96 किसको प्रभावित करेगा 45, 5 50 और 8 58 को प्रभावित करेगा। तो इस तरह से आंसर आप देखिए कि 50 दूना 100 मतलब लगभग 2 जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर आप एग्जैक्टली काटिएगा, अगर 85 इसको थोड़ा देर के लिए हमें ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से करेंगे जल्दी आंसर आएगा। अगर हम इसको 50 मानते इसको 100 मानते तो 2 बार में कटेगा, जबकि 50 नहीं 50 से ज़्यादा है तो 2 बार में। तो अगर हम 2 बार में एग्जैक्टली कट जाएगा, ये जब 2 बार में कटेगा तो हमारा आंसर बनेगा 50। लेकिन आप देख रहे हैं 51 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा आंसर बन जाएगा वो पहला आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करके देखिएगा, पहला आंसर 49.72 ये आ जाएगा। तो ऐसे ही लगाना होता है इसको। आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा करा के भी आप कर सकते हैं, वो लंबा तरीका हो जाएगा। इसको देखिए बोला है 0.45235 बार कहाँ लगाया 2 3 5 पे बार लगाया, 2 3 5 पे अगर बार लगाया है और इसको क्या बताना है फ्रैक्शन में, भिन्न रूप में बदलना। ये भी क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन चैप्टर का है। तो इसका रूल क्या होता है, जितने पे बार नहीं होता है उसको हम माइनस करते हैं। 45235 में से माइनस करेंगे किसको, जिस पे बार नहीं हो। तो बार किस पे नहीं है 45 पे, और नीचे रखेंगे जितने अंकों पे बार है उतने 9। तो 1 2 3 पे बार है तो 3 9 रखेंगे, और 2 पे बार नहीं है तो जब 2 पे बार नहीं है तो 2 हम नीचे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। इस तरह से चलिए ऊपर घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 5 बचेगा 4, और यहाँ नीचे हमारा आएगा 99900 इस तरह से। अब आप 0 से 0 काट दीजिए, अब ये नंबर कटने वाला है नहीं। ऑप्शन क्या दिख रहा है कहीं, तो 145 145 से ऑप्शन 1 शुरू हो रहा है। पहला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है आपका 45 19 बटा 99 90, ये हमारा आंसर हो जाएगा 45 19 बटा 99 90, राइट आंसर पहला हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ये था आपका। देख रहे हैं एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 के एग्जाम में आया था शिफ्ट फर्स्ट में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें थोड़ा सा देख के डर लगता था बच्चों को, डाटा लंबा दे रखा था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग कैसे कह रहा है। एक दुकानदार कोई वस्तु 880 रुपये में बेचता है, तो 880 रुपये में बेचने से क्या होता है 10% का लाभ होता है। बिक्री में कमी के कारण बिक्री में कमी हो जाती है तो क्या करता है, वो सोचता है कि ज़्यादा ग्राहक आए, ज़्यादा ग्राहक बुलाने के चक्कर में वो क्या करता है पिछले विक्रय मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देने लगता है। इस बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, चलिए 10% का लाभ कब हुआ है, क्वेश्चन को लगा के दिखाते हैं आपको। 25% की छूट, तो लाभ हानि क्या होगा ये बताना है हमको। हम कई तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका देखेंगे। अगर 880 रुपये में बेचने से 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब हो जाएगा 110 मिला। तो यहाँ से अगर हम काट के देखें, आप काट के देखिएगा तो ये हो जाएगा
8 रुपया में 1%। और हम अगर बात करते हैं 100% का दाम तो हो जाएगा CP हमारा हो जाएगा 800 रुपये। हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि CP हमारा 800 आया। उसने क्या बोला है, विक्रय मूल्य पर उसने क्या किया है, 25% का डिस्काउंट दे दिया। अब आप बताएं, अगर 880 रुपये का सामान था और 25% ऑफ करेंगे तो 25% ऑफ मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, इसका फ्रैक्शन आता है 1/4, तो डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो 4 पे अगर 3 का ही पेमेंट लेंगे हम, एक डिस्काउंट दे दिए, तो यहाँ आएगा 220 × 3 करेंगे 660। तो 660 रुपये में आप बताओ, जो सामान 880 में बिकता था 10% लाभ देता था, वही सामान अगर हम 660 में बेचेंगे तो नुकसान होगा ही। तो कितना, अब हमारा अगर लागत मूल्य CP हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ गया 800 रुपया, तो 800 रुपया से आप बताएं 800 रुपये का सामान अगर हम बेचने लगेंगे 660 में तो नुकसान कितना हुआ, 40 उधर 700, 140 रुपये का नुकसान हुआ। 140 रुपये का नुकसान कितने पे होगा, तो हम बोलेंगे 800 पे होगा। 100 से गुणा करा देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा प्रतिशत लॉस वाला। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से भाग कराइए, 8 × 8, देखिए 8 × 8 और बचेगा 6, 8 7 56, 17 पॉइंट। तो हानि में एक ही ऑप्शन दिया है 17 पॉइंट से, तो हम ऑप्शन लगा देंगे पहला 17.5%, ये आपका लॉस हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं। इसके दूसरे तरीके होते हैं, आप सीधे सीधे ये वाला डाटा जो सेक्शन निकाला गया CP निकालने का, ये CP ना निकाले, 660 से ही तुलना करा ली, जैसे हम समझा दे रहे हैं आपको। देखें, अगर बोला गया है कि 800, देखें 880 रुपये में बेचने से हुआ है 10% का फायदा, यानी 110% मिल गया। तो ये क्या निकाला गया था, 660। जब 880 रुपये पे अगर 25% आपने डिस्काउंट दे दिया, 25% डिस्काउंट, तो इसका मतलब होगा 4 का 3 मिलेगा, तो सामान बिकेगा 660 में। तो 660 के केस में हमको कितना % मिलेगा, जो अगर 100 से बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट, घट जाएगा तो नुकसान, इस तरह से। तो 110 × 660/880, तो हम अगर 11 से भाग कराएंगे तो 11 से कट जाएगा, 11 × 88 और 11 × 66, और 6 × 11 करेंगे 660/8 करेंगे, इस तरह से काटिए, 8 × 8 = 64, 2 बचेगा, 8 2 = 16, 8 5 = 40। ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है वो 100 से कितना कम हो गया, तो आप देखेंगे 17.5 कम हुआ है, तो हम बोलेंगे इतने का लॉस हुआ था। इस तरह से भी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा इसके पहले वाले इस तरीके से लगाइए, कैलकुलेशन में आप यहाँ फंस सकते हैं एग्जाम में। देखें, ये था आपका क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे। 7 नंबर में कैसे बोला है, एक बिलियन में 50 लीटर शुद्ध दूध है, 10 लीटर दूध को समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित मतलब होता है बदलना, तो समान मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, और फिर से 10 लीटर मिश्रण को निकाला गया और 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अच्छा आप बताओ क्या बोला है, 10 लीटर दूध को समान मात्रा से पानी से प्रतिस्थापित किया, एक बार हो गया, फिर से 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया, 2 बार हो गया, और यह क्रिया एक बार और दोहराई गई, तो कुल क्रिया कितनी बार हो गई, 3 बार हो गई। कैसे किया है, 50 लीटर में से क्या निकाला है, 10 लीटर, तो फ्रैक्शन इसका कितना आएगा, 1/5। अगर 5 में से आप बताओ, 5 में से 1 निकल गया तो 4 ही बचेगा, और सेम प्रक्रिया कितनी बार की गई, 3 बार की गई, तो आप पावर लगा दो 3, तो कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 64 और 5 का हो जाएगा 125। अब क्वेश्चन में बताना क्या भाई, बिलियन में दूध की मात्रा कितनी, तो जब दूध की मात्रा, तो बिलियन अगर 125 का था जिसकी वैल्यू 64 हो गई, तो अगर हमें दूध ही बताना है तो हम दूध की मात्रा से गुणा करा देंगे 50 से, काट दीजिए, 25 दूना 50, 25 पंजे 125, 64 दूना 128, 128 में हम भाग कराएंगे 5 से, और 5 से भाग कराएंगे 25 पंजे 125 और 5 छक 30, 25.6 पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करेंगे तो आपको फिर परीक्षा में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं ना कैलकुलेटिव थोड़ा सा सवाल दे रहा है, डेसिमल में सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25.6 लीटर, पहला ऑप्शन। 25 पंजे 125, 3 बचेगा, दशमलव लग गया 30, 5 छक 30, ये आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कैसे बोला है, 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष। अब इस क्वेश्चन को भी पहले की तरह हम लगा लेते हैं। संख्या कितना दिया है भाई, संख्या दिया है 30 पुरुष, इनका औसत कितना दिया है, एज, औसत एज है 25 वर्ष, 25 ईयर। अब कह रहा है उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु।
अब हम 30 वर्ष की औसत आयु के लोगों को जोड़े हैं। कितने लोग जोड़े गए हैं? कह रहा है 5 नए लोग शामिल किए गए। आप थोड़ा सा सोचो, अगर ग्रुप में सारे लोग 25 ही वर्ष के थे और 25 ही वर्ष के कुछ नए लोग शामिल हो जाएं तो ग्रुप का औसत समान रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। 25 है तो 25 ही रहेगा। लेकिन अगर 25 से बढ़ के 30 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि एक आदमी कितना एक्स्ट्रा लेके आया? तो एक आदमी लाया 5, और ऐसे कितने आदमी आए हैं? तो 5 आदमी। तो कितना? तो जो हमारा औसत आएगा सभी पुरुषों का, बोला ना भाई, देखो सभी पुरुषों का एक साथ औसत कितना आएगा? तो औसत जो आएगा वो 25 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 25 तो पहले ही था और 25 की जगह पे 30 आ गए, यानी 5 एक्स्ट्रा आए हैं, तो 25 से ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? ये 25 का जो बंटवारा होगा कितने में बटेगा? 35 में। इस तरह से तो आप देखें 25 से 25 होल करके आपका एक ही ऑप्शन था, आप चाहते तो वही लगा सकते थे। हालांकि यहाँ काट सकते 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 25 सही 5/7। ये शॉर्टकट तरीका है, आप ऐसे लगाइए, जल्दी आंसर आपका एग्जाम में आएगा। तो पहले 30 थे, 25-25 साल के, 5 नए आ गए 30-30 साल के, तो एक्स्ट्रा कितना आया? 5 एक आदमी एक्स्ट्रा लेके आया। ऐसे कितने आदमी आए? 5 आदमी आए, तो 25 वर्ष एक्स्ट्रा आया है। जो 25 वर्ष का बंटवारा होगा कितने लोगों में बटेगा? 30 + 5 35, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या 35 हो गई, तो 35 से भाग करा देंगे। ये था क्वेश्चन। अगला इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यही सॉल्व करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। चलिए इसे करके दिखा दे रहे हैं। यह देखिए क्या लिखा है, तो 2 भागा 5/7 का 7 + 9 × 2 और प्लस, इस पार्ट को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट लगा है ना, तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। भाग का मतलब होता है गुणा हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/6 गुणे, थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। देखें फिर से जी, इस यहाँ से यहाँ तक का जहाँ ब्रैकेट है उसको वहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 15/6, भागा को गुणा में बदलेंगे, आंसर बदल जाएगा 18/5 और -24/12। इसको हम काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा तो 2 हो गया। तो 6 के निम 6, 6 3 18, 3 बार में कटा, 5 के निम 5, 5 3 15, 3 3 9, तो 9 - 2 करेंगे 7 आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 7 हो गया, तो प्लस के बाद हम यहाँ 7 लिख देंगे। इसके बाद का मतलब गुणा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस भाग से पहले गुणा कराएंगे यहाँ से यहाँ तक का नंबर का। इसका हमें मतलब इतना ही होता है कि इसको एक साथ हम करेंगे। इसको देखिए, तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा हमारा 18 फाइनली, और 18 साथ करेंगे 25 हो जाएगा। तो 2 भागा 5/7 गुणे, इनको एक इकट्ठा करना है। का मतलब होता है कि बॉडमास के रूल में भाग से पहले का अप्लाई करते हैं। तो ये 9 दूनी 18 + 7 हो जाएगा 25, ऐसे, और प्लस हो जाएगा 7, लास्ट में 7, क्योंकि ब्रैकेट की टोटल वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है, हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि भाग हुआ है तो भाग को हम गुणा में बदलेंगे और इनको ऊपर पलट देंगे। 7/25 पंजे हो जाएगा 125, ऐसे, और प्लस हो जाएगा 7। अब ये इंटू में है तो इनको हमें करना चाहिए 7 दूनी 14, प्लस इनको देखिए इसमें गुणा कराइए 25 7, तो 7 5 35, और 7 दूनी 14, 3 17, 7 के निम 7 1 8, और बटे 125। तो ये जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 5 4 9, 7 1 8, 889/125। ऑप्शन कैसे दिया है? 889/125, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन का देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, परीक्षा में धैर्य नहीं है, तो ये क्वेश्चन शायद आपका ना हो पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन हम बच्चों को क्लास में रटाए हुए हैं, और जो मेरे यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पता होगा कि इस क्वेश्चन को देखते ही आप आराम से लगा सकते हैं। जबकि क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन हम समझाते हैं तो आपको आसान लगेगा। दशमलव के बाद यहाँ कितने जीरो हैं? सेम नंबर 2 2, 33 33, 44 44, 444, सब सेम है। तो यहाँ दशमलव के बाद 5 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है। कितना गुना? 10 गुना। तो इस पूरे वाले नंबर से ये पूरा वाला नंबर कटेगा 10 बार में। चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर भी छूटेगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100। चलिए समझाते हैं इसको। अगर हम लिखें 0.2 और हम लिखें 0.02, तो बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे दशमलव जिसमें दोनों में 2 2 ही आया है, तो बड़ा कौन सा है? जिसमें दशमलव के बाद कम अंक है, तो ये 10 गुना बड़ा है। हम 0.71 लिखें और हम यहाँ लिख दिए 7.1, तो बड़ा कौन है? तो इधर जिसमें दशमलव के बाद कम अंक है। 71 71 दोनों में दिख रहा है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ये नंबर हमारा 10 गुना बड़ा है। ऐसे हम 0.325 लिखे हों और यहाँ हम 325 लिख दिए हो, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक, यहाँ 1 अंक नहीं है, तो ये वाला नंबर बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 1000।
अगर यहाँ 0.2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो 1 अंक छूट रहा है तो ये 10 गुना बड़ा है। 1 अंक 2 अंक तो 1 अंक छूट रहा है 10 गुना बड़ा है। यहाँ 10 बाद कोई अंक नहीं, यहाँ 3 अंक है तो ये 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। ऐसे 0.6 हम लोग लेते हैं, 6.25 लेते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं 62.5। तो देखिए 10 के बाद यहाँ 2 अंक है, इसमें बाद 1 अंक है तो इसमें कम अंक है तो ये हमारा 10 गुना बड़ा हो जाएगा। ऐसे तो इसी तरह से हम बता रहे हैं नीचे वाले से ऊपर वाला नंबर 10 गुना बड़ा है और स्क्वायर लगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, इसको देखिए। अब इस क्वेश्चन को हम अगर बात करते हैं, प्रतिनिधि जो पूछा गया है नहीं, देखिए ABCD आयत है, AC का लंबाई हमारा दिया है, AC की पूरी लंबाई दिया है कितना 90। ये पूरी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 दिया है, ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक का। और क्या बोला है, और बोला है AF और CD समान है। आयत तो बोला है कुछ जी, आयत बोला था ABCD ACDF आयत है। तो आयत के केस में ये तो बराबर होता ही है कि AFCD बराबर, इसको बोलने की जरूरत नहीं थी, हालांकि बोल रखा है 20-20 हो जाएगा। और ED का मान देखिए, ED का मान ये दे रखा है 10। अच्छा अगर ये 10 है और ये पूरा 90 था तो ये कितना हो जाएगा 80। हमें क्या बताना है, छायांकित भाग। देखिए क्वेश्चन में लिखा है छायांकित भाग, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे आयत में से त्रिभुज का घटा दीजिए। तो घटाना आसान है त्रिभुज का, आयत का। तो पहले हम आयत का निकालेंगे। आयत मतलब हम अगर करते हैं चतुर्भुज ACDF और उसमें से घटा दें, माइनस कर दें त्रिभुज किसका BFE का, अगर माइनस कर दें तो आयत का एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 90 लंबाई हो गया और चौड़ाई कितना है 20 है। और त्रिभुज का कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना भाई, आप देख रहे हैं बेस हमारा पूरा 80 है, ये पूरा त्रिभुज का बेस है और ये त्रिभुज की हाइट है। और यही हाइट ये भी हमारा है तो पैरेलल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बोला गया है तो ये 20 हो जाएगा। आप काट दीजिए तो 9 दूनी 18, ये 1800 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे 8 × 10 मतलब 80 × 10 800 हो जाएगा। तो बचेगा 1000। 1800 में से 800 माइनस करेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर पहला हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। धारा की दिशा में तैराक की चाल। तो धारा के साथ तैराक की चाल आपको पता होगा जुड़ता है, और धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर है। तो धारा की चाल क्या होगी, सिखाया गया होगा क्लास में कि अगर धारा का निकालना है तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल करते हैं, यानी कि 23 - 14 बटे हम करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 9/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4.5। अगर किसी को दिक्कत हुई हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं, धारा के साथ नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ती है, 23 दिया है, और धारा के प्रतिकूल में चाल घटती है तो x - y = हो जाएगा 14। आप इनको अगर माइनस करिएगा तो ये कट जाएगा नाव और धारा बचेगा। 2 × धारा बराबर 14, 7 3 तो इधर बचेगा 6 3 9, 2 से भाग कराइएगा, y का मान हो जाएगा 4.5। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप इस बात को मानिए, मतलब आपको याद करिए कि जब भी पूछता है कि धारा का चाल बताइए तो ऐसे केस में अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2 करेंगे, और नाव का बताइए तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2 करेंगे। इनको जोड़ के 2 से भाग कराएंगे नाव का और इनको घटा के 2 से भाग कराएंगे धारा का। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब 13 देखिए। 13 नंबर सवाल आप देखें कैसे बोला है। अब ये सब सवाल किसके लगेंगे, आपको क्या लगता है जो बच्चा रट के जाएगा एग्जाम देने उसका हो पाएगा? जिसको मैथ की बेसिक समझ नहीं है वो नहीं लगा पाएगा, वो रटता रहे, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको क्वेश्चन। परीक्षा में ऐसे सवाल आ गए हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट पे हैं थोड़े से आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। अब आपका क्या पूछा है, समय की गणना दूरी को चाल से भाग करा के करते हैं। तो आप जानते होंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बिल्कुल सही है, पहला हमारा सही है। और क्या बताना है, गलत बताना है। तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, यानी कि ये सही है। अभी कम समय में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए चाल बढ़ानी पड़ती है। अगर हमें समय घटानी हो तो निश्चित दूरी तय करने में स्पीड बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दी गई समयावधि में अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए दी गई चाल को कम करना है। आप बताइए, अगर समय हमारा कांस्टेंट है और हमको निश्चित दूरी ही तय करना है, कम समय में अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए जितना दूरी था उससे ज़्यादा दूरी तय करना हो, तो क्या चाल घटाने से संभव हो पाएगा? अपने घर जाते हैं आप और आपकी रफ्तार 20 होती है और घर से 5 किलोमीटर आगे जाना हो और आप चाहते हैं जितना समय घर जाने में लगता है उससे कम लगे, तो ऐसे केस में चाल बढ़ानी पड़ेगी, घटानी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ क्या बोला है, चाल कम करना पड़ेगा। तो यही हमारा गलत है। तो यहाँ क्या पता करना था, गलत। तो यही गलत। चाल की गणना समय से दूरी को विस्थापित
करके की जाती है। यानी कि अगर हमें स्पीड निकालना हो तो कह रहा है डिस्टेंस में हम टाइम से भाग कराते हैं, बिल्कुल चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये बेसिक फार्मूला आपको चाल समय दूरी में पढ़ाया जाता है। तो हमारा आंसर सी होगा, क्योंकि जो सी है वो गलत बोला गया और गलत ही पता करना था। तो 13 नंबर सवाल आपका ये था। अगला देखिए 14 नंबर, कह रहा है ए और बी के बीच 5,309 रुपये को इस प्रकार विभाजित कीजिए कि 6% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने पर 4 वर्ष बाद ए की राशि 6 वर्ष के बाद बी की राशि के बराबर हो जाए। तो क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है 6% प्रतिवर्ष की दर है, तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे आप। तो ए है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति है बी। हम बेसिक तरीका ही लगा लेते हैं, चलो सिखा देते हैं आपको। रेट अगर हमारा 6% बोला, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, आप 6/100 करिएगा तो ये कट के आएगा 3/50। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 50 जमा करेंगे तो 53 मिलेगा, और ये भी 50 जमा करेंगे तो इनको भी इस हिसाब से 53 मिलेगा। 3 बढ़ा के कैसे बोला है, 4 वर्ष और 6 वर्ष बाद राशि बराबर हो जाती है। तो बी की 6 वर्ष में है तो 6 पावर लगाएंगे, ए की 4 वर्ष में तो 4 पावर लगाएंगे, बीच में इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि राशि बराबर होता है। अब आप बताइए, ये जो बेस में वैल्यू सेम है, तो इस वैल्यू से उस वैल्यू में अगर हम पता करेंगे तो ए बाई बी या ए इक्वल टू बी इक्वल टू हो जाएगा 53/50 करेंगे। और आप देख रहे हैं 6 भाग में से अगर 4 भाग हम रिमूव करेंगे कितना बचेगा, 6 - 4 2 बचेगा। तो ए बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बचेगा 53/50। 2 माइनस क्यों किया गया, समझा ना, लेफ्ट राइट में जो चीज़ें इक्वल होती है वो कट जाती हैं। यहाँ 6 बार है, यहाँ 4 बार, 6 बार में से 4 बार कट जाएगा तो 2 ही बार बचेगा, यानी घटता है। तो पावर हम 2 लगाएंगे यहाँ पे, तो 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 0 9 और 25 3 28। और यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 00। तो ए का जो हो जाएगा 2809 और बी का हो जाएगा 2500। तो क्या बोला है, ए बी के बीच ये बोला था कि 5309 रुपये बांटा, तो इनका रेशियो हो गया 9 हो जाएगा, 5 8 13 2 2 4 1 5 5300। तो 5300 की वैल्यू संयोग से क्वेश्चन में 5300 ही बोला है। देखिए जो वैल्यू है वो हमारा दोनों में, 1 मिनट भाई जी, ये जो वैल्यू है इक्वल हो गया है, कितना बोला है 5309 रुपये। तो आप देखेंगे 1 यूनिट में कितना आएगा, 1 रुपया ही आएगा। तो इस हिसाब से किसका मान निकालना, दोनों का। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान ये जो दिख रहा है आपको, ए का मान ये हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा और ये हो जाएगा बी का मान। तो ए का मान 2809, बी का मान 2500। तो देखिए 2809 2500 कहाँ है, पहला ऑप्शन है, हम लगा लेंगे। तो ये क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि 6 साल में से 4 साल घटेगा 2 साल, तो पावर 2 लगा के आप कैलकुलेट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें तो कि जल्दी से लगाने के लिए, तो आपको ऐसे करना चाहिए भाई। देखिए अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से लगाइए तो जैसे बोला 6%, तो इसका फ्रैक्शन याद होना चाहिए कि 3/50 होता है। हम बोलेंगे 50 का कितना मिलेगा, 53 मिलेगा। अब पावर कितना लगाएंगे, किसका ज़्यादा है, बी का। तो बी का 6, तो 6 - 4 करेंगे 2 हो जाएगा। तो ए बाई बी का रेशियो बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से आप देखेंगे 53 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 0 25 3 28 28 0 9 हो जाएगा, और 50 का स्क्वायर 2500। इनकी वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा 5309, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दिया है 5309 रुपया ही दिया है। तो इस हिसाब से 1 यूनिट का मान 1 ही आएगा, और हम निकालेंगे ए का, तो ए का बन जाएगा, और बी का निकालेंगे बी का हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 है तो 2809 में 2809 ही बनेगा। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कैसे बोला है, राशि का भुगतान 1,25,000 प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। ब्याज की दर 6% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, उत्तर निकटतम पूर्ण संख्या में ज्ञात कीजिए। देखिए कितना कठिन सवाल बोला है, कैलकुलेशन बस है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप पेशेंस के साथ कर लेते तो हो जाएगा। अभी हमने बताया कि 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 6% का भिन्न मान होता है 3/50। हम कैसे बोलेंगे, 50 जमा करने पे 53 मिलेगा, और दूसरे साल में 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, और 53 का स्क्वायर हो जाएगा 2809, इस तरह से। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है ये अमाउंट है। आपने क्या बोला है कि
1,25,000 रुपये प्रत्येक वार्षिक किस्त में, 2 वार्षिक किस्तों में जमा करना है, 2-2 साल समान रूप में। तो यहाँ इक्वल करने के लिए हम 53 से गुणा कराएंगे, और यहाँ अगर 53 से गुणा यहाँ हुआ तो 53 से गुणा यहाँ कराएंगे। 53 से ही गुणा क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ 53 2 बार है, तो यहाँ 53 2 बार होना चाहिए। तो गुणा कराइए, 5 3 15, 5 5 25, 1 26, ये हो जाएगा। इनको जोड़िए, 0 आएगा दोनों को जोड़ के, और ये 5 बनेगा, 5 6 11, 2 2 4 1 5, 5150 आएगा। और वार्षिक किस्त कितनी है, 2809 का मान दिया सवाल में। कितना दिया भाई, आप कैलकुलेट करिए, 125,000। आप देखेंगे जो कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा सा मुश्किल भरा है। 2809 का मान 1,25,000 दिया है रुपए में, और हमको पता करना है 5150 का मान, 5150 का मान। तो 5150 का मान कितना आएगा, तो 125,000 इंटू 5150 बटे करेंगे 2809 में। अब ऑप्शन थोड़े से दूर दूर हैं, तो हम अप्रॉक्सीमेट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इस तरह से भाग करा के 53 यहाँ 50 है, 53 तो कटे उटेगा नहीं, दशमलव में जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए, निकटतम पूर्णांक में पूर्ण संख्या में बताना है। तो आंसर आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर पहला आएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भरा कैलकुलेशन है, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। लगभग मान बताना। अब इस तरह से कैलकुलेशन आएगा तो देखिए समय आपको ज़्यादा लगेगा, इसको करिएगा, राइट आंसर आपका इस तरह से आ जाएगा। आप चूंकि इसमें बोला नहीं गया सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगाया है। आप सिंपल इंटरेस्ट से लगाइएगा तब भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसी के करीब में आपका आंसर बन जाएगा। ये देखिए अनिता होना चाहिए, अनित ही है। अनित एक कार्य को 77 दिन में, अनित है एक कार्य को 77 दिन में करते हैं, और एक व्यक्ति और है राम है, उसी कार्य को 11 दिन में करते हैं। तो हमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम 77 आएगा एक बार में, और 11 से 7 बार में। कैसे कहा है, राम और अनित एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राम कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले, तो राम का एफिशिएंसी 7 है, और 3 दिन पहले अगर छोड़ दिए तो एक दिन में 7 काम अगर करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 21 काम। तो 21 काम अंतिम का नहीं किए, तो दिनों की अनुमानित संख्या क्या होगी जिसमें कार्य पूरा होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब बोलता है कि पहले पूरा करते हैं 3 दिन पहले, तो इस डाटा को हम जोड़ देते हैं। तो जो हमारा अभी समय आएगा, शॉर्टकट तरीका ये है, ये क्लास तो चल नहीं रहा, ये प्रैक्टिस बैच है, मतलब प्रीवियस ईयर डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो इसमें हम बहुत डिटेल नहीं खींचेंगे। आप एक तरीका सीखिएगा लगाने का। जब भी सवाल में पहले शब्द आएगा तो उसके कार्य को जोड़िए, दोनों से भाग कराइए। 77 में हम जोड़ेंगे कितना, 21, और भाग कराएंगे दोनों की एफिशिएंसी। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो हम 8 से भाग कराएंगे। 7 2 9, 7 1 8, 8 से भाग कराएंगे। 8 से भाग करा के देखिए, 12 8 96। तो अनुमानित संख्या लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो 12 8 96 होता है, तो 12 से ज़्यादा आएगा 96, और 2/8 करिएगा तो 1/4 हो जाएगा। 12 सही 1/4। तो आपका अनुमानित संख्या की बात कर रहा है, लगभग मान बताना है, तो 12 दिन हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि यही करीब में है, बाकी तो दूर दूर हैं। इस तरह से अगला ये जो क्वेश्चन, इसको देखिएगा। अभी जैसा ये क्वेश्चन हम किए थे, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। कैसे बोला है, बर्तन में 36 लीटर पानी है, इस बर्तन में 6 लीटर सामग्री निकाला जाता है, उसमें तेल डाल दिया गया, स्थापित कर दिया गया, यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। तो यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि यह क्रिया कुल 2 बार ही दोहराई गई है। तो हम कैसे यूज करेंगे, 6 लीटर निकाला गया, कितने में से, 36 में से। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 1/6। अब 6 में से अगर हमारा 1 निकल गया तो 5 बचेगा, और प्रक्रिया 2 बार के लिए हम पावर 2 लगा देंगे। हमारा ऐसे हो जाएगा 25 36 से। तो अगर पहले 36 था तो 25 बच गया। तो बर्तन के अंदर कितना पानी है, तो पहले शुरू में क्या था, 36 में 36 लीटर ही था। ये अब का पानी है, ये शुरू में है, शुरू में हमारा मिश्रण इतने का था, और बाद में अब मिश्रण हो गया 25 का। तो 36 में 36, तो 1 में 1 लीटर, और हमारा अगर 25 का मान निकालना है तो ये 25 लीटर आंसर बन जाएगा। इस तरह से 25 लीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये हो जाएगा आपका 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए 18 नंबर देखिए। अब इसमें कैसे बोला गया, मोहन और सोहन, तो आपके 2 व्यक्ति हैं, मोहन है और सोहन है। कितना कितना लगाएं, 6,000 रुपया एक लगाया है मोहन, और सोहन लगाया है 8,000 रुपये। अच्छा, क्वेश्चन में जब रेशियो बनाना हो, यानी कि पार्टनरशिप में रेशियो बनाना हो, तो जो कॉमन मल्टीपल होता है उसको शुरू में ही आप चाहो तो काट सकते हो। कह रहा है कि निवेश करते हैं 6 महीने बाद सोहन, तो 6 महीने बाद सोहन अपनी निवेश की गई राशि को निकाल लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोहन की पूंजी सिर्फ 6 महीने ही लगी थी।
वापस ले लेता है 1 वर्ष के अंत में। अब जैसे ही बोला कि 1 वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष कौन था? मोहन था। तो मोहन की पूंजी 12 महीने के लिए लगी थी। 6,000 के साथ मोहन पूरे साल भर व्यापार में था और सोहन 8,000 रुपये के साथ सिर्फ 6 महीने व्यापार में था। अब यहाँ से कैलकुलेशन आप करिए तो पूंजी गुणे समय के अनुपात को ही लाभ बोलते हैं। तो हमें इस तरह से करना है, 3 0 3 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6, 6 के नम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और इसको काटेंगे 2 से 2 दूना 4 और 2 3 6। तो हमारा जो लाभ बन रहा है वो कैसे बन रहा है? लाभ बन रहा है 3:2 की रेशियो में। 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट बंटने वाला है। तो क्या पूछा है? तो वर्ष के अंत में मोहन सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा? तो जो पैसा मिलेगा लाभ के रूप में उसका रेशियो क्या होगा? तो 3:2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था 18 नंबर। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कैसे बोला गया देखिए, यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो 600 रुपये में अगर आपने सामान पूरा खरीदा है, 5वां हिस्सा की बात करेंगे, 1/5 निकालेंगे तो 5 से भाग कराइए कितना आएगा? 120 है। और पूरा अगर बाकी निकालेंगे कितना आएगा? 480। 4/5 निकालेंगे, 12 चौक 48, 480। क्या बोला है कि 20% की हानि पर बेचा जाता है। 5वां हिस्सा एक बार बोला था तो 5वां हिस्सा कर दिया, तो 600 का 5वां हिस्सा निकालिएगा, 600 गुणे 1/5 करेगा, 120 आएगा। और शेष हिस्सा यहाँ हो जाएगा 480। तो कह रहा जो 120 रुपये का सामान था उसको 20% की हानि पर बेचा गया, यानी कि इस पर शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि उसको पूरे लेन देन पर कितने का लाभ हो? 30% का। हम इसका 2 तरीका बताएंगे। जो पहला मेथड सीखने चल रहे हैं हम वो देखने चल रहे हैं। तो 20% का क्या हुआ यहाँ पे? नुकसान हो गया। तो हम नुकसान निकालेंगे, कितना आएगा? नुकसान निकालिए तो 2 जीरो से परसेंट कट जाएगा, 12 दूनी 24, 24 रुपये का क्या हुआ यहाँ पे? नुकसान हुआ। कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए शेष को। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ कितना होगा ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता करना है ताकि पूरे हिस्से पर उसको क्या हो जाए? 30% का प्रॉफिट। तो अगर हम इस पे 600 पे 30% का लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा? 00 कट जाएगा, 0 परसेंटेज कट जाएगा, 6 3 18, 180 रुपया। अब 180 रुपया लाभ कब आएगा? यहाँ पे आप बताएं कितना नंबर हम जोड़ें कि 180 रुपये बन जाए। तो यहाँ माइनस में है, अगर यहाँ पे x ही मान लेते हैं तो उधर भेजिएगा, x का मान हो जाएगा 180 + 20 200, तो 204 हो जाएगा। 204 रुपये हमको प्रॉफिट लेना होगा। तो 204 रुपये प्रॉफिट कितने पे हुआ है? 480 पे। तो हमारा जो प्रतिशत प्रॉफिट आएगा ये हम 480 पे चेक करेंगे। तो 480 रुपये पर कितना प्रॉफिट हुआ भाई? ये प्रॉफिट हुआ है 204। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से हम करा देंगे गुणा। एक तरीका ये होता है लगाने का। इस तरह से कर सकते हैं। 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 12 बार में कट जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 × 5 = 4, 1 × 4। ऊपर हो जा रहा है 510 और नीचे हो जाएगा 12। तो 12 से भाग कराएंगे, 12 चौक 48, 48 3 51, 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 × 5 = 60। 42.5% ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका हम इसका सीखेंगे, चलिए सिखाते हैं आपको। इसका सेकंड मेथड सीखिए। अगर बोला गया है 1/5वां हिस्सा बेचा गया है तो कितना बचा? 4/5वां हिस्सा। इसमें 600 का हम यूज नहीं करेंगे सेकंड मेथड में। ये रेशियो अगर आप देखिएगा तो इसका रेशियो बनेगा 1:4 का। और पहले भाग पर 20% का लॉस हुआ है और दूसरे भाग पर पूछ रहा है कितने % का फायदा हो जाए, प्रॉफिट परसेंटेज, ताकि पूरे व्यापार में इसको 30% का प्रॉफिट बने। तो हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 50 और इनका डिफरेंस कितना आएगा नहीं पता है, अभी पता किया जाएगा। रेशियो कितना है? 1:4 का, यानी यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। अब आप बताओ अगर 4 का मान हमारा आता है 50 तो 1 का मान कितना आ जाएगा? काटेंगे कितना आएगा? 12.5। तो यहाँ पे 12.5 होना चाहिए। तो 1 का मान 12.5। आप एक बात जानते होंगे, इतना तो सेंस होगा कि रेशियो जो एलिगेशन मेथड यूज करते हैं उसमें जो बीच वाली वैल्यू होती है छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी होती है। अगर -20 यानी 20% नुकसान से 30% लाभ बड़ा है तो 30 से भी लाभ यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। तो 12.5 आपका क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा 30 में। तो 30 में 12.5 जोड़ेंगे तो यहाँ का नंबर कौन सा हो जाएगा? 30 12 42 और 0.5। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक मेथड ये भी होता है, तो ये भी अच्छा तरीका होता है, बहुत इजी होता है। इसमें 600 का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, इसके पहले हम 600 का यूज किए हैं, आप चाहो तो यहाँ भी 600 का यूज मत करो, कुछ भी नंबर यूज कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है।
चलिए, ये जो 20वां क्वेश्चन इसको देखिए कैसे बोला है। एक मकान का वर्तमान मूल्य 4640 यानी 46,40,000 रुपये है वर्तमान कीमत। यदि इसके मूल्य में 5% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, यानी कि गिरावट, जो रेट है वो 5% घट रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे 20 का सामान 19 में हो गया। घटने की बात किया ना सवाल में, तो ये 19 हो जाएगा। कैसे बोला है, 3 वर्ष बाद मकान का कीमत कितना हो जाएगा। 3 वर्ष में मकान की कीमत 20 से 19 होगा और पावर लगाएंगे 3, तो ये 19 का क्यूब कितना होता है 68 होता है, और 20 का क्यूब कितना होता है 8000। इस तरह से तो पहले वैल्यू कितनी थी, पहले की कीमत, ये पहले था मकान का कीमत पहले इतना था, अब मकान का कीमत घट के इतना हो गया ऐसे। तो ये जो 8000 दिया, 8000 की वैल्यू हमारा है 464000। इस तरह से आप काटिए तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 8 से भाग करवाइए, कट जाना चाहिए। एक में हमारा आएगा 8 × 40, 8 × 8 = 64, 580, और हमको इसका मान निकालना था। ये कैलकुलेशन देखिए थोड़ा सा मुश्किल में भरा है, तो जो मूल्य हमारा हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा वो बस गुणा आपको करवाना है धैर्य के साथ। तो 68 59 में हम गुणा कराएंगे 580 से, तो लास्ट में एक 0 सब में आ रहा है, और 8 9 72 लास्ट में 2 आएगा। गुणा देख रहे हैं कि ऑप्शन में हमारे 39 78 220 से 40 70 520 से, तो लास्ट में 2 0 ही आएगा। हम अप्रॉक्सीमेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखते कितना आ रहा है, क्योंकि अच्छा गैपिंग ज़्यादा नहीं है भाई, सावधानी बरतना होगा अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो हमें नॉर्मल तरीका ही अप्लाई करना पड़ेगा अब, क्योंकि देखिए 40,000 में, यहाँ 40 लाख में 39 लाख में बहुत अंतर नहीं है, तो इसलिए बचिएगा अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका। तो हम गुणा करा के दिखा देते हैं आपको 6859, और हम इसको गुणा करा देते हैं 500 से और प्लस 80 से, यानी 50 और 80 से भी गुणा करा के देख सकते हैं आप, या फिर सीधे 58 से ही गुणा करा लीजिए ऐसे। अगर इसको 60 माने तो 6 × 36 और 8 × 6 = 48, 4 × 40, यही आंसर बनेगा, डी वाला, डी आंसर बनेगा। चलिए लगा के देखते हैं हम। 8 9 72 और 8 × 40 7 47, 4 हासिल 8 × 8 = 64, 4 × 68, 6 हासिल 8 × 6 = 48, 6 × 54, और 5 से गुणा कराएंगे 5 9 45, 5 × 5 = 25, 4 × 29, 5 × 8 = 40, 2 = 42, और 5 × 6 = 30, 4 × 34, तो आपका यहाँ हो जाएगा 2, और 7 × 5 = 12, 9 × 9 = 18, 4 × 2 = 6 × 1 = 7, 4 × 5 = 9, और 3 39 78। देखिए भाई अभी मिस्टेक हो जाता है, हमसे गलती हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट के चक्कर में हम चौथे में चले जा रहे थे, जबकि एग्जैक्टली आंसर आ रहा है 39 78 220, 39 78 220। तो आप सोचिए कि जिस क्वेश्चन में, जिस एग्जाम में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या लगता है आपको कि जो है आपका हल्का फुल्का पढ़ के ही आपका हो जाएगा। तो हम जब आपका सॉल्यूशन दे रहे थे, अप्रॉक्सीमेट के कॉन्सेप्ट से हम लगाए तो 40 70 520 हम लगा रहे थे आंसर। जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तो हमारा 39 78 220 आने लगा, ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी फंस रहा था, देखिए 9 8 72 लास्ट में 2 0 आएगा, 2 और 0, 2 0 ऑप्शन 2 आ रहे थे। ए ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में 3 3 0 2 2 0 हैं। अब इसमें फंस गया, तो ऐसे कैलकुलेशन में आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा परीक्षा में, तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये आपको लग रहा होगा कि इस जो सेट 20 क्वेश्चनों का सेट देखा गया, इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं जो एसएससी जीडी में आज आ रहे हैं 23 में। पहले यही सब सवाल एसएससी सीजीएल में, प्री मेंस में, सीपीएसआई में, सीजीएल में और एमटीएस में, सीएचएसएल में आते थे, यानी अच्छी परीक्षाओं में आते थे। आज वही आपके क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव थोड़े होते हैं वो एसएससी जीडी में दे रहा है। तो कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ाइए। अगर तैयारी आप बहुत आसान वाला लेके चलेंगे, बहुत बेसिक पढ़ेंगे, तो परीक्षा में आपसे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा सा बेहतर करिए, और अपना जो एसएससी जीडी का है सिलेबस, उससे थोड़ा सा ऊपर पढ़िए, थोड़ा डीप पढ़िए, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। तो ये 20 क्वेश्चनों का सेट था जो देखा गया, ये आपका एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2023 चल रहा था। और अभी हम एसएससी जीडी का जो 2021 में क्वेश्चन हुए हैं उनको भी देखेंगे क्रम से। तो फिलहाल अभी ये श्रृंखला चलेगा, लंबा चलेगा। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इन 20 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन कर पाए थे। आप कोशिश किया करिए कि जब हम लगाते हैं उसके पहले आप खुद से भी लगाया करिए, अगर लग जाता तो ठीक है, नहीं फिर हम बताते ही हैं आपको। तो बाकी जैसा रहे आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में करके बताएं।
और थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को बनाए रखें, अपने चैनल को। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।